Hello students, as always, let's take a pledge first. I, Ajit Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. This is your हिंदी व्याकरण बुक जिसमें हम आज एक ऐसे करेंगे 122 पेज नंबर 122 पेज नंबर 121 ऐसे यानी निबंध। देखिए निबंध लिखने से पहले कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे माइंड में रखने चाहिए। वो कौन कौन से हैं हम पहले वो देखेंगे। जैसे ही हमने पैराग्राफ राइटिंग में हम अनुच्छेद लिखते हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे माइंड में रखकर उन्हें लिखते हैं, उसी तरह से जो निबंध है जो ऐसे हैं उससे लिखते हुए कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें लिखते हुए हमारे दिमाग में रखना चाहिए। तो देखिए निबंध लेखन हिंदी की महत्वपूर्ण विद्या है। निबंध का अर्थ है बंधी हुई रचना। इसके द्वारा लेखक के ज्ञान एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति होती है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब वो कौन सी बातें हैं? फर्स्ट पॉइंट है निबंध के वाक्य कर्मबद्ध तथा सुसंबद्ध होने चाहिए। अब वाक्य कर्मबद्ध यानी कि क्रम अनुसार सीरीज वाइज। सेकंड पॉइंट है कि निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी कि निर्धारित शब्द सीमा जितनी हमने निर्धारित की है, जितनी निश्चित की है उसकी शब्द सीमा, उसके अंतर्गत ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। वही सेम बात है जो हम पैराग्राफ राइटिंग में, जो हम अनुच्छेद राइटिंग में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि विषय जो हमारा टॉपिक है जो जिस पर हम ऐसे लिख रहे हैं, अनावश्यक विस्तार का मतलब है कि जिसकी कोई नीड ही नहीं है, अनावश्यक जो जरूरी नहीं है, उस एक्स्ट्रा उसका जो है विस्तार नहीं करना। निबंध की भाषा प्रभावशाली तथा विषय अनुकूल होनी चाहिए। अब इसमें क्या बताया कि निबंध की भाषा प्रभावशाली यानी कि जो भी इसे पढ़े उसे अट्रैक्ट करे, प्रभावशाली हो, और विषय अनुकूल वही बात दोबारा कि टॉपिक के अनुकूल, टॉपिक के अनुसार होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है निबंध में प्रसंगानुकूल स्थान पर कविताओं, उद्धरणों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कविताओं की कुछ पंक्तियाँ यूज़ कर लो, उसमें उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ सूक्तियों की, यानी कि ये सब चीज़ें प्रयोग करके हम जो है हमारे ऐसे को, हमारे निबंध को अट्रैक्टिव, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का हमारा ऐसे। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रंगों का त्यौहार होली, जो कि आपके पेज नंबर 122 आपकी हिंदी व्याकरण की बुक पर है। देखिए सबसे पहले जो हम क्या लिखेंगे, इसकी भूमिका लिखेंगे। हर्षोल्लास, एकता तथा मिलन का प्रतीक होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार को वसंत का यौवन भी कहा जाता है। वसंत का यौवन यानी कि वसंत ऋतु में ये आता है। इस दिन चारों ओर राग, रंग, उल्लास और उमंग का वातावरण होता है। ये तो इसकी होगी भूमिका कि इस दिन होता क्या है। फिर इसके बारे में पौराणिक संदर्भ। अब कोई भी त्यौहार है, कोई भी फेस्टिवल है, उसके बारे में पौराणिक संदर्भ कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। तो होली का पौराणिक संदर्भ क्या है हम उसके बारे में जानते हैं कि अन्य त्योहारों की भांति होली का संबंध भी एक पौराणिक प्रसंग से है। क्या है वो? प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा राज करता था। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो था, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा राज करता था। वह नास्तिक था। नास्तिक क्या होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, और जो भगवान में विश्वास रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आस्तिक।
और जो नहीं रखते वो कौन होते हैं? नास्तिक। उन्हें नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक क्या कौन है? भगवान में, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। उसने अपने राज्य में, जो हिरण्यकश्यप था, उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने की मनाही कर रखी थी। परंतु उसी का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था, लेकिन जो उसका खुद का पुत्र था वो ईश्वर का भक्त था, जिसका नाम क्या था? प्रहलाद। पिता के लाख समझाने पर भी जब प्रहलाद न माना तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए अनेक उपाय किए। मतलब अपने ही बेटे को उसने समझाया कि ईश्वर को नहीं मानना, पर जब वो उसकी बात नहीं माना तो उसे मारने के लिए उसने अनेक उपाय किए, किंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ, यानी उसे कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, उसको वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। अपने भाई के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, क्योंकि उसको क्या वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती। तो उसके भाई के कहने पर, हिरण्यकश्यप के कहने पर, जो उसकी बहन थी होलिका, वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाती है और लकड़ियों में आग लगा दी गई, लेकिन होलिका जल गई। जबकि उसे वरदान प्राप्त था, फिर भी होलिका जल गई, और ईश्वर की कृपा से, जबकि ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया। इसी दिन की याद में तब से लेकर अब तक हिंदू लोग प्रतिवर्ष होली जलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी हेडिंग बनाई हुई है मनाने का समय। कब इसे मनाया जाता है? होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। इस त्यौहार का संबंध ऋतुओं से भी है। शरद ऋतु की विदाई यानी ठंड की विदाई, आप देखते हैं मार्च के मंथ में जो है होली आती है, उस टाइम शरद ऋतु यानी ठंड की विदाई होती है, तथा गर्मी का स्वागत करने के लिए भी लोग अत्यंत उल्लास से इसे मनाते हैं। इस अवसर पर खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही होती है। फिर उसके बाद बताया कि होली में क्या करते हैं हम? होलिका दहन। होली के दिन रात्रि के समय होलिका दहन किया जाता है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और नए अनाज की बालियां भूनकर अपने इष्ट मित्रों में बांटते हैं। आप सभी जानते हो इस बात को। होलिका दहन के बाद लोग परस्पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर फाग, जो नेक्स्ट डे होता है, होली के अगले दिन फाग खेला जाता है। चारों ओर रंग और गुलाल उड़ता दिखाई देता है। बच्चे रंगों की पिचकारी भरकर मारते हैं, तो युवक युवतियां, नर नारी सभी समस्त भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। लोगों की टोलियां मस्ती से गाती, नाचती, ढोल मंजीरें बजाती निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे जो फाग होता है, आप पता है उसमें क्या होता है कि रंग गुलाल से खेलते हैं सभी युवक युवतियां, नर नारी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं, और जो टोलियां हैं लोगों की मस्ती से गाती, नाचती, ढोल मंजीरें बजाती निकलती है। अब इसका हम उपसंहार देंगे, कोई भी ऐसे लिखेंगे हम उसका उपसंहार। फर्स्ट पॉइंट हमारा मेन भूमिका, उसके बाद एंड में हम इसका उपसंहार देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली के त्यौहार को सही ढंग से मनाएं। कुछ लोग इस दिन मदिरा पान करके हुड़दंग मचाते हैं, उन्हें इस प्रकार का अनैतिक कार्य करना शोभा नहीं देता। होली का त्यौहार प्रेम और एकता का त्यौहार है। इसे समस्त भेदभाव भुलाकर परस्पर गले मिलते हुए मनाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने जो अपना ऐसे लिखना है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग्स बना के और उसमें आपने लिखना है। सबसे पहले भूमिका, फिर उसका पौराणिक संदर्भ, और फिर मनाने का समय, होलिका दहन, फाग और उपसंहार। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।